गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक थर्ड विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर के निर्धारण के अंतर्गत थर्ड सिद्धांत जो कि भुगतान संतुलन सिद्धांत है, उस सिद्धांत की चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में भुगतान संतुलन सिद्धांत में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का विश्लेषण करते हुए सामने बिंदु के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया गया। इसके बाद जब मांग वक्र आपका यानी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो विनिमय दर भी बढ़ जाएगी, और विदेशी मुद्रा की मांग जब कम हो जाती है तो मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे विनिमय दर गिर जाती है या कम हो जाती है। इस प्रकार इस सिद्धांत का विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आज इसी सिद्धांत को कंटिन्यू रखते हुए भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुणों के बारे में और गुण होने के बाद उसकी सिद्धांत की क्या कमियां रह गई है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आप भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुण की जो है हेडिंग डालिए, भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुण। भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुण। इन गुणों के अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि जो भुगतान संतुलन सिद्धांत जिसकी व्याख्या की विनिमय दर के निर्धारण के लिए, इसमें ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो गुण पाया जाता है वो गुण है आपका संतोषप्रद विश्लेषण। फर्स्ट गुण है संतोषप्रद विश्लेषण। भुगतान संतुलन सिद्धांत जो कि विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत है, इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि यह जिस प्रकार से वस्तुओं की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार इस सिद्धांत में भी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार इस सिद्धांत में जो विश्लेषण किया गया है वो संतोषप्रद माना जाता है, इसलिए इसकी पहली जो विशेषता या पहले जो गुण है वो संतोषप्रद विश्लेषण बिल्कुल सही साबित होता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो दूसरी विशेषता या दूसरा गुण इस सिद्धांत का रचनात्मक सुझाव है। तो आप सेकंड डालिए, रचनात्मक सुझाव। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह सिद्धांत ये सुझाव देता है कि अगर किसी देश का भुगतान असंतुलन है, कहने का मतलब उसके आयात ज्यादा और निर्यात कम है, तो वह विनिमय दर को कम करके निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को कम करके अपने भुगतान असंतुलन को ठीक कर सकता है। क्योंकि अगर किसी देश का व्यापार संतुलन जो कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को दर्शाता है, तो वो अगर विपक्ष में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर भुगतान असंतुलन है, अगर वो विपक्ष में है तो वो देश के लिए चिंताजनक स्थिति को बताता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं के अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो व्यापार संतुलन जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन के बारे में, तो आपको इसमें ये पता होगा कि व्यापार संतुलन में किन किन मदों को लिया जाता है, भुगतान संतुलन में किन किन मदों को लिया जाता है। भुगतान संतुलन की एक छोटा प्रारूप व्यापार संतुलन होता है। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि भुगतान
बढ़ाकर आयात को कम करके, कहने का मतलब हमारी मुद्रा की वैल्यू को कम करके हम निर्यातों को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही हमारे निर्यात बढ़े, हमारे निर्यात बढ़ने से हमारा व्यापार संतुलन पक्ष में होगा, और व्यापार संतुलन पक्ष में होता है तो भुगतान संतुलन भी जो है वो असंतुलन में नहीं रहेगा। इस प्रकार रचनात्मक सुझाव भुगतान संतुलन सिद्धांत देता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्लेषण का अंग। तीसरी विशेषता इस सिद्धांत की जो है वो है आपका विश्लेषण का अंग। भुगतान संतुलन सिद्धांत या ये सिद्धांत विनिमय दर निश्चित करने का सामान्य संतुलन विश्लेषण का अंग बन गया है। कहने का मतलब इस संतुलन के द्वारा या इस सिद्धांत में जो विनिमय दर का निर्धारण होता है वो विनिमय दर का निर्धारण सामान्य संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत होता है, जिसमें विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा संतुलन किया जाता है। और विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का जो निर्धारण होता है विनिमय दर के अंतर्गत वो सामान्य संतुलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य घटकों का प्रभाव। अन्य घटकों का प्रभाव। इस सिद्धांत की जो नेक्स्ट विशेषता या जो नेक्स्ट गुण माना गया है वो है कि इस पर अन्य घटकों का प्रभाव भी पड़ता है। कैसे? विदेशी विनिमय दर केवल आयात और निर्यात का ही प्रभाव नहीं पड़ता है। विदेशी विनिमय दर पर केवल आयातों और निर्यातों का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर अन्य घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। जब हम दूसरे देश में वस्तुओं को भेजते हैं या बेचते हैं तो वो निर्यात कहलाता है हमारे देश का, और जब हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाते हैं तो वो आयात कहलाता है। जब हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो उसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, और जब हमें दूसरी वस्तुओं से हमें दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करते हैं तो हमें उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है। कुल मिलाके ये जो विनिमय दर पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो सिर्फ आयात और निर्यातों का ही नहीं पड़ता है, इस पर अन्य घटकों का भी प्रभाव माना जाता है। इसके अंतर्गत ऋण की प्राप्ति, ब्याज का भुगतान आदि भी शामिल किए जाते हैं। ऋण की प्राप्ति, ब्याज का भुगतान, इन तत्वों का भी विनिमय दर के निर्धारण पर इफेक्ट पड़ता है। ऋण की प्राप्ति, मान लो हमारे निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो उसका तो भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ऋणों की प्राप्ति और ब्याज का भुगतान का भी विनिमय दर के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। यदि हमने विदेश में या विदेशों को या विदेशी सरकार को या विदेशी अर्थव्यवस्था को ऋण दे रखे हैं, उधार दे रखे हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होगा। हमें जो ब्याज प्राप्त होगा वो हमारी मुद्रा में होगा, जिससे वो हमारी मुद्रा की मांग करेंगे, और हमारी मुद्रा की मांग करेंगे तो हमारा मांग होकर जो है डीडी से दाईं तरफ खिसककर D1 हो जाता है, और जब वो दाईं तरफ खिसकेगा तो हमारी विनिमय दर जो है बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि हमने किसी से दूसरे देश से ऋण ले रखा है तो हमें उस ऋण के बदले में ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज हमें उसकी देश की मुद्रा की करेंसी के अंतर्गत देना होगा। उसकी देश की मुद्रा की करेंसी के लिए हमें उस देश की मुद्रा की मांग करनी पड़ेगी। इस प्रकार इससे विनिमय दर का नीचा और ऊंचा होना स्वाभाविक माना जाता है। तो इस प्रकार अगर हमने किसी देश को ऋण दे रखे हैं और वो एक समय के बाद जब वो चुकाता है तो वो चुकाएगा किसमें? हमारे देश की करेंसी में चुकाएगा, और जब हमारे देश की करेंसी में चुकाएगा तो वो हमारे देश की मुद्रा की मांग करेगा तो मांग पत्र विवर्तित
परिवर्तित होगा और परिवर्तित होकर विनिमय दर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इस सिद्धांत में सिर्फ विनिमय दर पर आयात और निर्यात का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, ऋण की प्राप्ति का, ब्याज के भुगतान का, इन सभी तत्वों का भी भुगतान संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण इस सिद्धांत की जो नेक्स्ट विशेषता मानी जाती है या जो नेक्स्ट गुण माना जाता है वो है व्यापक दृष्टिकोण। और व्यापक का मतलब होता है विस्तृत रूप में, बड़े रूप में। यह सिद्धांत समस्त दृश्य और अदृश्य देनदारियों एवं लेनदारियों को ध्यान में रखता है। जहां पर भुगतान संतुलन आ जाता है वहां पर दृश्य मदें जो दिखाई देती है, अदृश्य मदें जो दिखाई नहीं देती है। अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवा जो होती है, सेवा क्षेत्र में जो आते हैं वो अदृश्य मदों में ही होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की डॉक्टर्स या वैज्ञानिक, साइंटिस्ट वगैरह जो है, इंजीनियर वगैरह जो है, ये दूसरे देश में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये दूसरे रूप में जो सेवाएं प्रदान करते हैं इनसे भी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत दृश्य मदों और अदृश्य मदों को जब शामिल कर लिया जाता है तो जिससे ये सिद्धांत व्यापक हो जाता है या विस्तृत रूप में माना जाता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन सिद्धांत के ये गुण हैं जिसके अंतर्गत संतोषप्रद विश्लेषण, रचनात्मक सुझाव, थर्ड विश्लेषण का अंग, फोर्थ है आपका अन्य घटकों का प्रभाव, फिफ्थ है आपका व्यापक दृष्टिकोण। ये सारी चीजें भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुण के अंतर्गत आती है। इस सिद्धांत के गुण के बाद इस सिद्धांत के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे कि भुगतान संतुलन सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई है और ये कमियां कौन कौन सी है जिसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भुगतान संतुलन सिद्धांत के दोष। दोष ले लीजिए, कमियां ले लीजिए, बात एक ही है। भुगतान संतुलन सिद्धांत के दोष, कमियां। कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम हो उसकी कुछ कमियां रह जाती है, उन कमियों को ही बताया जाता है उस कमियों के अंतर्गत। सबसे पहले भुगतान संतुलन सिद्धांत की जो कमी है वो है अवास्तविक मान्यता। फर्स्ट लिखिए, अवास्तविक मान्यता। इस सिद्धांत में भी अन्य सिद्धांतों की भांति यह कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, जबकि अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता ही नहीं और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं पाई जाती है जिसके अंतर्गत एकाधिकारात्मक, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता को मानना ही सही नहीं माना जाता, इसलिए ये सिद्धांत इस मान्यता को मानता है, इसलिए सिद्धांत की ये कमी मानी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्य स्तर की उपेक्षा। मूल्य स्तर की उपेक्षा। भुगतान संतुलन सिद्धांत में जिस प्रकार से क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत में कमियां पाई गई थी उसी प्रकार भुगतान संतुलन सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मूल्य स्तर की उपेक्षा की गई है। देश में प्रचलित मूल्य का देश के भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपके देश में वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो हमारी वस्तुओं का निर्यात कम मात्रा में हो पाएगा।
कैसा हो जाएगा, भुगतान असंतुलन में बदल जाएगा। तो मूल्य स्तर नीचा होने पर निर्यात प्रोत्साहित होते हैं, आयात कम होते हैं, जिससे हमारा भुगतान संतुलन पक्ष में होता है। और मूल्यों का ऊंचे होने पर निर्यात कम और आयात ज्यादा होते हैं, जिससे हमारा भुगतान संतुलन जो है विपक्ष में माना जाता है। इस सिद्धांत में मूल्य स्तर की पूर्णतः उपेक्षा की गई है, जो कि सही नहीं मानी जाती है। मूल्य स्तरों का भुगतान संतुलन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार थर्ड जो होगी आपकी कमी या दोष, वो है मांग, बेरोजगार न होना। मांग, बेरोजगार न होना। देखो पिछली क्लासों में या फर्स्ट ईयर की बात करते हैं अपन, फर्स्ट ईयर में आपका मांग की लोच से संबंधित चैप्टर था। उसके अंतर्गत मांग की लोच की 5 श्रेणियां बताई गई थी। उसमें इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर, पूर्णतया रोजगार और पूर्णतया बेरोजगार। तो यहाँ पर जो मांग है यहाँ पर कैसी बताई गई है, बेरोजगार न होना बताई गई है। कहने का मतलब इस सिद्धांत में जो कच्चे माल की मांग को पूर्णतया बेरोजगार माना गया है। जो कच्चा माल लिया जाता है, उस कच्चे माल से फैक्ट्री में जाकर वस्तु को निर्मित किया जाता है, उस कच्चे माल की मांग पूर्णतया बेरोजगार बताई गई है। और पूर्णतया बेरोजगार में जो चित्र बनता है वो कैसा बनेगा, ये चित्र बनेगा ऐसे, एक्स एक्स पर आपकी वस्तु की क्या होगी, मांग होगी। एक्स एक्स पर वस्तु की क्या होगी, मांग। और वाई एक्स जो है यहाँ पर वस्तु की कीमत दर्शाई जाती है। पता है आप लोगों को। अब यहाँ पर पूर्णतया बेरोजगार में थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, यहाँ बना देते हैं, जो आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक्स एक्स है, ये 0 है, ये आपका वाई एक्स है। वाई एक्स पर वस्तु की कीमत दर्शाई जाती है और एक्स एक्स पर वस्तु की मांग दर्शाई जाती है। इसमें देखो जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, वो होता है लंबवृत्त। कैसा होता है, लंबवृत्त होता है, यानी वाई एक्स के समानांतर होता है। और इसको आप ऐसे करोगे शो, E बराबर 0। E का मतलब क्या होता है, मांग की लोच। यहाँ पर वस्तु की मांग में परिवर्तन होने से कीमतों में ही परिवर्तन होगा, वस्तु की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए ये आपका डीडी वक्र है, ये इसको यहाँ पर काट रहा है, और ये आपका एसएस वक्र है, ये पूर्ति वक्र है जो कि लंबवृत्त है, स्थिर है, यानी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। जब मांग और पूर्ति वक्र को काट रहा है तो संतुलन बिंदु कहाँ पर आएगा, ई पर आएगा, और वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाएगी पी, और मात्रा निर्धारित हो जाएगी क्यू। इसके बाद देखो मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ गई, मांग बढ़कर क्या हो गई, D1 हो गई। तो कीमत के बढ़ने पर भी वस्तु की मांग को, वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। पूर्ति कैसी है, स्थिर है। ये D1 जो वक्र गया है वो किस तरफ, दाईं तरफ शिफ्ट हुआ है। इसी प्रकार वस्तु की मांग में कमी हो गई तो मांग वक्र किधर शिफ्ट हो जाएगा, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कीमत में कमी हो गई और वो हो गई P2, और वस्तु की जो पूर्ति है वो स्थिर है, इसलिए इसको बेरोजगार के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार यहाँ पर ये बताया है कि कीमतों के बढ़ने पर भी मांग को
अंतर्गत कच्चे माल की मांग को पूर्णतया बेरोजगार माना गया है, जिससे उन पर मूल्य एवं विनिमय दर के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु की पूर्ति है वो कैसी है? सीमित है। परंतु अनुभव ये बताता है कि कच्चे माल की मांग जो है बेरोजगार नहीं होती है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई, तो वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है, और अगर कच्चे माल की मांग कम हो गई तो वस्तु की पूर्ति को कम भी किया जा सकता है। इस प्रकार उसको स्थिर नहीं माना जा सकता है। जबकि इस सिद्धांत में मांग को, कच्चे माल की मांग को पूर्णतया बेरोजगार माना है, जबकि कच्चे माल में मांग पूर्णतया बेरोजगार नहीं होती है। इस चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता का अभाव। इस सिद्धांत की जो नेक्स्ट कमी है वो है स्वतंत्रता का अभाव। इसके अंतर्गत मैं आपको एक और जो है मांग वक्र वाला डायग्राम भी बता देती हूँ, जिसमें पूर्णतया लोकधातु के अंतर्गत जो 5 श्रेणियां आती है उसकी बात करते हैं। ये वाला बनता है आपका ऐसे, ये हो गया अनंत, ये हो गया 0, ये हो गया इकाई के बराबर, ये हो गया इकाई से अधिक, और ये हो गया इकाई से कम। इस प्रकार मांग की रोज की 5 श्रेणियों को एक साथ भी बता सकते हो। यहाँ पर वस्तु की मात्रा आ जाएगी और यहाँ पर वस्तु की कीमत आ जाती है। ये जो 5 श्रेणियां मैंने एक साथ बताई है, इसके अंतर्गत जो मांग की रोज का बेरोजगार होना है, उसमें मांग को स्थिर रखकर पूर्ति को ना लेकर इस डीडी वक्र को लेते हैं। मान लो इस डीडी वक्र को लेते हैं, ये आपका डीडी वक्र वस्तु की मांग को बताता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें ये देखो वस्तु की कीमत ये है तो भी मांग यही है, वस्तु की कीमत बढ़ गई तो भी मांग यही है, वस्तु की कीमत घट गई तो भी मांग यही है। इसके द्वारा भी आप इसको स्पष्ट कर सकते हो। अगर आप वो चित्र नहीं बनाना चाहते हो तो सिंपल वे में ये भी बना सकते हो। यानी कीमतों के परिवर्तन का वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो कैसी बताई गई है, यहाँ पर स्थिर बताई गई है, यानी कीमतों के घटने का और बढ़ने का वस्तु की मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चित्र भी आप इसके अंतर्गत थर्ड वाले में बना सकते हो। यहाँ पर आप वस्तु की सिर्फ मांग ही करोगे, वहां पर मैंने मात्रा कराई थी, मात्रा में मांग और पूर्ति दोनों आती है, जबकि मांग वाले चित्र में सिर्फ वस्तु की मांग ही शो होगी, और जो ओवाई एक्स है यहाँ पर वस्तु की कीमत। इस सिद्धांत में कच्चे माल की जो मांग है उसको पूर्णतया बेरोजगार बताया गया है। यहाँ पर आप साइड में पूर्णतया बेरोजगार कोष्टक में लिख देना। इसके अंदर देखो कीमतों के परिवर्तन से वस्तु की मांग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कहलाता है आपका बेरोजगार न होने के अंतर्गत, कि बेरोजगार इसको मान
जबकि कच्चे माल के संदर्भ में वस्तु की मांग बेरोजगार नहीं होती है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको भी पहले वाला चित्र बनाया था। कीमत कम हो जाती है तो माल की मांग बढ़ जाती है, और कीमत ज्यादा हो जाती है तो माल की मांग कम हो जाती है। ये DD2 और DD1 के परिवर्तन के द्वारा मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट बात जो थी वो है स्वतंत्रता का अभाव। इस सिद्धांत में ये माना गया है कि भुगतान संतुलन विनिमय दर के परिवर्तन से पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब, जिस सीमा तक भुगतान संतुलन विनिमय दर के परिवर्तनों से प्रभावित होता है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विनिमय दर के परिवर्तन का भुगतान संतुलन पर इफेक्ट पड़ता है। यदि विनिमय दर अधिक है तो भुगतान संतुलन असंतुलन में होगा, विनिमय दर कम है तो भुगतान संतुलन पक्ष में रहेगा। इस प्रकार ये भुगतान संतुलन का सिद्धांत विनिमय दर के प्रभाव से प्रभावित होता है, यानी कि वो जो है स्वतंत्र नहीं है। इसका विनिमय दर के प्रभाव से प्रभाव होना निश्चित माना जाता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अभाव इस सिद्धांत में पाया गया है। विनिमय दर के परिवर्तन का प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है, पक्ष में या विपक्ष में। नेक्स्ट बात करते हैं, मुद्रा का आंतरिक मूल्य निर्धारण करना कठिन। मुद्रा का आंतरिक मूल्य, मुद्रा का आंतरिक मूल्य निर्धारण करना कठिन। भुगतान संतुलन सिद्धांत की यह जो कमी पाई गई है कि मुद्रा का आंतरिक मूल्य निर्धारण करना कठिन माना गया है। इसमें विनिमय दर का मांग पूर्ति का सिद्धांत जो कि भुगतान संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत किया, ये बताने में सक्षम नहीं है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये तो बता देता है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति के निर्धारण से विनिमय दर का निर्धारण हो गया, लेकिन एक देश की मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है उसका निर्धारण करने में ये सिद्धांत सक्षम नहीं माना जाता है या सक्षम नहीं है। इस सिद्धांत ने आंतरिक मूल्य निर्धारण की स्पष्ट व्याख्या करने में सफल नहीं पाया गया है, इसलिए इस सिद्धांत की ये कमी भी मानी जाती है। इस प्रकार भुगतान संतुलन सिद्धांत में ये 5 जो है दोष पाए गए हैं, ये 5 कमियां पाई गई है। इन 5 कमियों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर है, ये खत्म होता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिख लीजिए आप लोग उन क्वेश्चनों को। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन सिद्धांत से क्या आशय है, इसके गुण व दोष बताइए। भुगतान संतुलन सिद्धांत
बताइए। इसके अंतर्गत पूरा सिद्धांत आ जाएगा आपका भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुण व दोष अभी कराए हैं। इसके अलावा मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, साम्य स्तर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट लिखिए विनिमय दर निर्धारण के विनिमय दर निर्धारण के विनिमय दर निर्धारण के क्रय शक्ति समता सिद्धांत व भुगतान संतुलन व भुगतान संतुलन सिद्धांत में अंतर कीजिए। अंतर कीजिए या अंतर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं साथ में इसका ये भी जोड़ो, इनका व्यवहारिक महत्व भी बताइए। इनका व्यवहारिक महत्व भी बताइए। इनका व्यवहारिक महत्व भी बताइए। इसी के अंदर आप जोड़ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं